नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल से प्रयागराज दौरे पर हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और देवभूमि उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी मां, पत्नी और बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ नगरी पहुंचे, जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। साथ ही साथ उत्तराखंड की सुख समृद्धि और शांति की कामना उन्होंने की। तो अपनी मां, पत्नी और बेटे के साथ त्रिवेणी संगम पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। त्योहार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का है। तो अगली खबर प्रयागराज महाकुंभ नगर से है, जहां स्नान के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो यूसीसी को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है, इस बात का गर्व है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब कोई भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि जल्द ही पूरे देश भर में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। आने वाले समय में इससे समाज में व्याप्त जो असमानता है उसको दूर करने का एक समृद्ध, संगठित और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता आने वाले समय में देश के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में यूसीसी इसी मंत्र को साकार करने का एक प्रयास है। यह हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा समाज तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले तो खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण भी होगा। तो बजट सत्र को लेकर यह अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। सभी विधायकों को पत्र भेजे गए हैं जिसमें इस बाबत जानकारी मुहैया कराई गई है। तो 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा
19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो विधायकों को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना यहां पर जारी कर दी है। बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। विधायकों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी भी दी गई है। तो 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, विधायकों को पत्र भी भेज दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सर देखिए, जिस तरीके से विधानसभा सत्र 18 तारीख से शुरू होने वाला है, उसको विधायक थे उनको पत्र भेजे गए हैं। जिस तरह बजट इस बार पास हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के जो है उत्साहित है विधायक जो है अपने जो क्षेत्र की समस्या होती है उनको लेकर के भी आवाज उठाते हैं, जिसको लेकर के बजट पर भी चर्चा इसके लिए तहत अगर देखा जाए तो विधायकों के जो काम होते हैं उसको लेकर जो बजट केंद्र सरकार ने भेजा है उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने जो केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। और अब जब 18 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें सभी विधायक पहुंचे, सभी विधायकों को जो है आमंत्रण पत्र मिल चुका है। सुनील, वहीं इस बार के बजट सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर बजट से रहती हैं और ऐसे में जिस तरीके से अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, विधायकों को जानकारी के लिए पत्र भी भेज दिए गए हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं? सर देखिए, 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको अगर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट जो है इस बार हुआ है। और जो अधिसूचना जारी की है उसमें सभी विधायकों को जो है पत्र भेजकर सूचना दे दी गई है। साथ ही सत्र को जो प्रस्तावित कार्यक्रम की जो जानकारी दी गई है उसको 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जिसके साथ देखा जाए तो जो राज्यपाल है वो वहाँ पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को राज्यपाल के भाषण पर ही 2025-26 के बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। 22 और 23 फरवरी को अवकाश चलते तो 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा, जिसको लेकर के मुद्दों और बात होगी। जो मुद्दे हैं उन पर जो चर्चाएं होंगी, जो विधायक अपने मुद्दे रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे और जो ये 1 लाख करोड़ का रुपए से अधिक का जो बजट पास किया गया है उसको लेकर देखा है तो उत्तराखंड में जो चर्चा रहेंगे और जो विधायकों के काम होंगे, क्षेत्र के काम होंगे, उन पर भी जो सोचना होगा, उन पर भी काम किया जाएगा। चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि में सीएम धामी की कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम धामी की कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। राजनीतिक गलियारों में गर्म चर्चाओं का बाजार। बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं में छिड़ी तकरार। मंत्रिमंडल में कुल खाली पदों की संख्या हुई 4। देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी मंत्रिमंडल में खाली मंत्रालयों के लिए जल्दी ही मंत्रियों को विभाग आवंटित हो सकते हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है, इन प्रक्रियाओं पर जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार फैसला करेगी कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और किसे निकाला जाएगा। हालांकि मार्च 2022 में जब सीएम धामी ने शपथ ली थी तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद खाली रखे गए थे। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण एक और मंत्री पद खाली हो गया था। वैसे संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही
इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है, उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। धामी कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल में पहले से खाली है 3 पद। चंदन राम दास के निधन से एक और पद खाली। मंत्रिमंडल में कुल 12 मंत्री होने का प्रावधान। कैबिनेट विस्तार से सभी वर्गों को साधने की कोशिश। हालांकि सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार में होने वाले फैसलों पर तो बीजेपी का एक अधिकार है, लेकिन भारत में विपक्ष की भूमिका तो कुछ अलग ही हो जाती है। सीएम धामी के कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा, कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय ही नहीं ले सकती है। देखिए, कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली हैं कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नज़र आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली हैं उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनाव में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। अब देखना यह है कि पहले से खाली पड़े 3 मंत्रालयों और मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली चौथे मंत्रालय के लिए सीएम धामी ने कोई फैसला किया है या ये चर्चा केवल चर्चा का ही रूप लेकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसमें कोई भी कभी भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं और ये यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसे लेकर कई विभागों के अधिकारियों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। वहीं क्राउड मैनेजमेंट और पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी पुलिस को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खिलाड़ी हैं, जो युवा कल्याण से जुड़े हुए लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली हस्तियां हैं पूरे राज्य की, उन सब को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको हम इसका जो है एक ऐतिहासिक समारोह है उसका साक्षी बनाएं। और जो बच्चे हैं अभी स्कूल कॉलेजेस में, वो खेलों के प्रति इंस्पायर हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश थे कि यंग लोगों को ज़्यादा आप प्राथमिकता दें और उसी हिसाब से हम लोग उसका होमवर्क अपना इन्विटेशंस इत्यादि का कर रहे हैं। तो खिलाड़ी हैं जो। अगली खबर हरिद्वार से है। नेशनल गेम्स के तहत रेसलिंग प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में 18 वेट कैटेगरी में नापतोल और मेडिकल के बाद खेल की शुरुआत हुई। महिला और पुरुष वर्ग में होने वाली प्रतियोगिताओं में हर टीम में 6 महिलाएं और 12 पुरुष पहलवान शामिल हैं। हॉकी और कबड्डी मैचों में उत्तराखंड की टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं। वहीं अब दर्शकों को पहलवानों से मेडल की आस है। उधर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा महीने के तहत यातायात पुलिस और सीपीयू ने जागरूकता अभियान चलाया। 16 जनवरी से शुरू हुए और 15 फरवरी तक चलने वाले 35वें सड़क सुरक्षा महीने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं भीमगोड़ा बैरियर पर ऑटो, ई रिक्शा चालकों और राहगीरों को हिट एंड रन कानून की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही अन्य जानकारियां भी दी गई।
उधर हरिद्वार पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी है। इसे लेकर ग्राम जसवावाला में चौपाल का आयोजन किया गया। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन नई किरण को सफल बनाने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन थाना पिरान कलियर में किया गया। बता दें कि चौपाल में ग्रामीणों से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह भी किया गया। उधर हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं द्वारा अनुमति की आड़ में डंपरों से ओवरलोड मिट्टी के धड़ल्ले से खरीद फरोख्त जारी है। वहीं राहगीरों का कहना है कि ये ओवरलोडेड डंपर दोपहर के समय भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि दोपहर के समय स्कूली बच्चों की छुट्टी होने का समय है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देवभूमि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है। साथ ही अन्य तरीके की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है, और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टी है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3rd से लेकर 10th फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से एएनएम्स के द्वारा किया जा रहा है, और उसकी भी काफी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी प्रगति भी बहुत अच्छी है। 50,000 से ऊपर आज तक हमारी प्रेग्नेंट लेडीज की टेस्टिंग हो चुकी है। तो अगली खबर चमोली से है, जहां सिमली क्षेत्र की मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी की बन्यात यात्रा का 150वां दिन है। वहीं यात्रा आज सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के डांडो रविग्राम स्थित मां नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां देवरा यात्रा में मां चंडिका देवी के प्रतीक स्वरूप का गांव के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मां चंडिका देवी को भेंट स्वरूप अग्र प्रदान किया। दरअसल इस वर्ष शिमली क्षेत्र की मां चंडिका देवी अपने 10 महीने के भ्रमण देवरा यात्रा पर 7 सितंबर 2024 को अपने गर्भगृह से बाहर आई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।